सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना वायरस और लॉकडाउन की सूरत हाल की। खान साहब की जानिब से बार बार ये बात की गई कि लॉकडाउन सिर्फ अमीरों के लिए लगाया गया, अमीरों ने सिर्फ अपना सोचा, गरीबों के बारे में किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि अब लॉकडाउन जब लगा है तो जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। खान साहब की जानिब से एग्जाम्पल भी दी गई दूसरे ममालिक की और ये कहा गया कि अगर वहाँ पर लॉकडाउन नर्म हो सकता है, हालांकि वहां पर केसेस ज्यादा हैं, तादाद ज्यादा है, तो पाकिस्तान में भी लॉकडाउन को नर्म होना चाहिए। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बताते हैं कि अमेरिका, जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर था, अमेरिका में आज सिर्फ 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में सूबा सिंध की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज भी 700 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक एंकर की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि अमीर को तो लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है, तो खान साहब ने ये बात क्यों कही कि अमीरों के लिए लॉकडाउन लगाया गया? क्योंकि अमीर आदमी अगर उसने घर में बंद होना है तो वो तो कुछ भी किए बगैर अगले 2 साल के लिए भी घर में बंद हो सकता है। तो इस तरह की बात करने का मकसद क्या था, क्लिप आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। लॉकडाउन में सख्ती करने से सबसे ज़्यादा नुकसानात गरीबों को थे, लेकिन लगारी साहब अगर देखा जाए तो लॉकडाउन में नरमी से भी सबसे ज़्यादा नुकसानात अब गरीबों को ही हैं। नहीं, लेकिन जनाब वज़ीर आज़म का तो फरमाना ये है कि ये खसूसी फरमाइश पर, अमीरों की खसूसी फरमाइश पर ये जो है लगाया गया है, लॉकडाउन किया गया है। अच्छा, 2 अमीर तो उनके आसपास जो ये अभी बोल रहे थे, जनाब हुमायूं अख्तर जी, और हुमायूं अख्तर साहब के एक बिरादर निस्बती हैं जहांगीर तरीन, इनका बाहमी रिश्ता ये है। अच्छा, तो ये एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार भी हैं और इमरान खान की इमामत में और उनके दस्ते बैयत भी हैं और उनकी बादशाहत में बड़े मनसब पर भी हैं और वो कह भी रहे हैं कि जनाब ये जो है उसकी लॉकडाउन की मुखालफत में जवाज़ भी पेश कर रहे हैं। तो ये तो जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, ये इमरान खान साहब के करिश्मे हैं कि लॉकडाउन की मजम्मत भी, लॉकडाउन ज़रूरी भी। एक वज़ीर कहेंगे, अभी हमने सुना जनाब हमारे जो वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो वज़ीर हैं असद उमर साहब, वो फरमा रहे हैं कि जनाब हालात बहुत ख़राब हैं और जो है अब मुश्किल आ रहा है और केसेस बढ़ रहे हैं। एक तरफ से वो बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जनाब वज़ीर आज़म की एक पूरी फ़ौज ज़फ़र मौज है जो चल रही है लॉकडाउन के ख़िलाफ़ और लॉकडाउन ख़त्म करने के हक़ में पूरे जोशो खरोश से, ईमान की हरारत के साथ जो है वो जाकर इस तरह का केस पेश कर रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क पर, इस मुल्क के लोगों पर, इस मुल्क के शहरियों पर अपना फजल करे, अपना करम करे और उनको महफूज रखे। हमें समझ में नहीं आया है। अच्छा लगाई साहब, गरीब लोग जो कि छोटे छोटे घरों में बड़ी बड़ी फैमिलीज़ रहती हैं, इसके अलावा जो लोग कच्ची आबादियों में रहते हैं, वहाँ पर तो अगर किसी एक फ़र्द को भी कोरोना हो जाता है तो फिर तो सारी फैमिली को हो जाएगा, फिर सारे इलाके को हो जाएगा। किस तरह से काबू पाया जाएगा अगर इस तरह की सूरत हाल रही और लॉकडाउन में नरमी कर दी गई? अब तक की रिपोर्टों में तो अमीरों को कोरोना हो रहा है। जनाब असद कैसर, जनाब दोस्त मोहम्मद खान मज़ारी, अरकान असम्बली और इमरान इस्माइल साहब को भी, इमरान इस्माइल साहब हमारे गवर्नर मोहतरम जो हैं वो भी मतलब है कि गोशाए तन्हाई में आइसोलेशन वार्ड में बैठे हुए हैं अपने गवर्नर हाउस के अंदर। तो ये सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब कच्ची आबादियों की तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ से इतनी बड़ी तादाद में केसेस नहीं आ रहे हैं। लोग अगरचे वो नहीं कर रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केसेस जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो हो सकता है ना कि उनके टेस्ट ही ना किए जा रहे हैं। नहीं, टेस्ट ना किए जा रहे हों, लेकिन हॉस्पिटल तो कोई आए ना पहुँचे ना। अगर किसी को ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो अगर उसको शदीद खांसी है, अगर उसको नमूनिया हो गया, अगर उसके लंग्स का मसला बन गया है, अगर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है उर्दू ज़ुबान में, तो फिर उसको तो हॉस्पिटल तो आना चाहिए। तो हॉस्पिटल कौन लोग आ रहे हैं? लेकिन ये नहीं है कि उनको नहीं हो सकता, उनको भी हो सकता है,
और साथ में वो किसी तमीज़ के बगैर ये वायरस जो है वो हमलावर हो रहा है तमाम लोगों के ऊपर, किसी गरीब अमीर की तमीज़ नहीं कर रहा है। तो लिहाजा इसको गरीब और अमीर का मसला भी नहीं समझना चाहिए, ये पूरी सोसाइटी का मसला है और पूरी सोसाइटी को इसका। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि जिन बुरे हालात में हमने लॉकडाउन किया, जिसमें हमने उसको ओनरशिप नहीं दी, और हम जिस तरह से लॉकडाउन खोल रहे हैं वो नुकसान का बाइस बनेगा, बन सकता है। बिल्कुल सही है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। 18वीं तरमीम का जो है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन 18वीं तरमीम के मामले पर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्लिप देखते हैं। असद उमर साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी। लगारी साहब, क्या लगता है आपको इस गुफ्तगू से कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 18वीं तरमीम के मामले पर कोई अंदरूनी मुज़ाकरात चल रहे हैं? मेरा ख्याल है ये शोशा है, और ये शोशा इसलिए छोड़ा जाता है कि छेड़ खूबा से चली जाए असद। तो भाई मजाक करते रहो, इस तरह के जो है इश्यूज़ को उठाने की कोशिश किया करो। बाद दफ़ा कोई सियासी एलिमेंट्स करते हैं, गैर संजीदा सियासी एलिमेंट्स करते हैं। असद उमर साहब भी 18वीं तरमीम पर तनकीद कर चुके हैं पिछले हफ्ते। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको चेंज करने के लिए कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब लोगों ने ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब किबला हज़रत शेख मोहम्मद रशीद साहब, शेख रशीद अहमद साहब ने जो है ये डोल उनके गले में डाल दिया है, बल्कि ढोल गले में डाल दिया है असद उमर साहब के कि जी ये मुज़ाकरात करा रहे हैं। ऐसी कोई सूरत है जब वो ख़ुद कह रहे हैं कि इसका उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब वो ख़ुद कह रहे हैं कि मैं किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हूँ, हाँ मैं तरदीद नहीं कर सकता। तो अगर वो अपनी तरफ से तो तरदीद कर रहे हैं ना कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। जो इतलात मिल रही थी एंकर साहब को या और लोगों को, वो तो असद उमर साहब के बारे में थी और वो गलत हैं, इसलिए कि वो खुद इस बात को कह रहे हैं। मैं तो नहीं हूँ। हाँ, अगर हम इसको संजीदगी से लेंगे तो बातचीत चलती रहेगी, वरना ये पता है कि 8वीं तरमीम को छेड़ना वफाक के साथ छेड़खानी करना है, वफाक के साथ मजाक करना है और वफाक को ख़तरे में डालना है, वफाक की तमाम इकाइयों को गैर मुतमईन करना है। ये सूरत हाल खुद पंजाब कह रहा है। इमरान खान साहब के इन्होंने बाकायदा उनके तराने गाए थे 18वीं तरमीम को और कहा था कि हमें 18वीं तरमीम की वजह से वसाइल मिल रहे हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा में खर्च कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं। उसका कौन विड्रॉ करने को के हक में होगा? ऐसी कोई सूरत। लेकिन लगारी साहब, अभी जो हालात चल रहे हैं उनको देखकर आपको लगता है कि 18वीं तरमीम के मामले पर नून लीग कोई डील करने पर राजी हो सकती है, इसे वापस या मनसूख किया जा सकता है? मतलब डील करेंगे किससे? जो करने वाले होंगे वो हुकूमत है ना, हुकूमत नहीं कर रही है। इमरान खान इसकी तारीफ कर चुके हैं, असद उमर साहब लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। तो फिर क्या जाकर कहें कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, मुक्तदरा चाहती है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जनाब वो चाहती है कि भाई वो कहे ना, जो जिसने कहना है वो आकर कहे कोई नहीं रहा है, ओनरशिप कोई नहीं ले रहा है इस मुखालफत की जो 18वीं तरमीम के बारे में हो रही है। और वो जो लोग स्टेटमेंट देते हैं वो इंतहाई गैर संजीदा होते हैं, उनका सियासी अमल से कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मौका परस्त होते हैं, मौके की तलाश में होते हैं। अच्छा, इससे बयान से हमारी दिहाड़ी लग जाएगी और हम सारा दिन जो है बहस में रहेंगे, इस तरह के लोग होते हैं। सही है। नाज़रीन, अपने अगले क्लिप की जाने बढ़ेंगे। सुहेल वड़ा का जो कॉलम है उसके बारे में अभी तक कन्फ्यूजन है। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई है, लेकिन अब एक नया किरदार सामने आ रहा है, जावेद लतीफ़ साहब का नाम सामने आ रहा है। ये सारा मामला क्या है, इस पर आपको क्लिप दिखाते हैं। जावेद लतीफ़ साहब इस कन्फ्यूजन में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? लगारी साहब, क्या लगता है आपको, क्या वो हकायक जानते हैं और वो हकायक सामने लाएंगे? पहली बात ये कि कौन सी बात की थी मियाँ शहबाज शरीफ ने जिसको सुहेल वड़ाई साहब ने रेफ़र किया। उनने कहा था सुहेल वड़ाई साहब से कि जी मुझे वज़ीर आज़म बनना था और मेरा वज़ीर आज़म बनना तय हो चुका था। देखें, एक तो ये है कि मैं क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन नहीं करता हूँ सुहेल वड़ाई साहब की, मुझे बिल्कुल कोई हक नहीं पहुँचता है कि मैं उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है मैं क्वेश्चन करूँ। शहबाज शरीफ साहब से मेरे बहुत अच्छे मरासिम हैं, मगर वो सियासत करते हैं और उनको सियासत करना आती है। सही। वो उनके अंदर दो आदमी बसते हैं, एक आदमी वो जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह रखना चाहता है और दूसरा आदमी वो जो अपने भाईजान से बहुत ज़्यादा डरता है। वो कभी हमारी उनसे मुलाकातें रही हैं ऐसे आलम में कि जब उनके भाई साहब नहीं चाहते थे कि हम उनसे मुलाकात करें,
तो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी इन मुलाकातों को ज़ाहिर नहीं किया करते थे। अब पता नहीं, हो सकता है कि मेरे इस जुमले के बाद तो फिर कभी भी ना मिले मुझसे, लेकिन बहरहाल वो डरते हैं अपने भाई से कि कहीं वो बुरा ना मान जाएं या कहीं मेरा सियासी कैरियर जो है वो दांव पर ना लग जाए। ये बात उन्होंने कही होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमारे मोहतरम दोस्त साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने फ़लाँ को ज़िबह किया, फ़लाँ को ज़िबह किया, चौधरी निसार को ज़िबह किया, तलाल को ज़िबह किया और दानियाल को ज़िबह किया और निहाल को ज़िबह किया, तो ज़िबह किसने किया? इसका सियासत की नज़र कर दिया ना। सियासत की नज़र करना, ज़िबा करना होता है। ज़िबा करना ज़िबा होता है आदमी एक छुरे से, बुगदे से, उससे ज़िबा होता है, या गोली से या किस चीज़ से। ज़िबा होना तो छुरा चलना होता है ना। तो किसने चला? सुप्रीम कोर्ट ने निहाल को नाअहल किया, सुप्रीम कोर्ट ने दानियाल को सज़ा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तलाल को सज़ा सुनाई, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकी जो लोग हैं उनको, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि वो जो है वहाँ पर सुप्रीम खुदा न खास्ता क्या वहाँ ज़बिया लगा हुआ है? क्या वहाँ लोगों को उनका कत्लेआम होता है? क्या लोगों को ज़िबा कर दिया जाता है? तो ये इस तरह का हम जब नैरेटिव लेकर आते हैं, इस तरह की चीज़ों में दलाइल जब हम इस तरह से ले आते हैं, तो फिर हम बताना चाहते हैं कि नहीं भाई ये सारा कुछ किया धरा जो है वो उनका नहीं है, उनका है। क्या मतलब? हमारे पास जो है हम इदारों को इतना मजाक बनाएं कि वो ज़िबा करने के लिए बैठे हुए हैं और फिर किसी के इशारे पर ज़िबा कर रहे हैं और फलां के इशारे पर फलां इदारा फलां को ज़िबा कर रहा है। इस तरह की लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल की जाती है? नहीं करनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, अपने अगले क्लिप के जाने बढ़ेंगे। ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने जो अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, वो हमने कल भी उसमें एक क्लिप प्ले किया था। उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा, आज वो दिखाते हैं आपको। DG ISPR ने कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। लगारी साहब, लेकिन क्या लगता है भारत में इंतहा पसंदी की जो आग लगी हुई है, इसको भड़काने में BJP और RSS का हाथ है? सिर्फ एक तो ये कि इस वक्त पूरी सोसाइटी के अंदर एक बुखार मौजूद है, एक टेम्परेचर मौजूद है, एक जहालत मौजूद है, एक वहशत मौजूद है, एक दहशत मौजूद है, एक दरिंदगी मौजूद है, पूरी सोसाइटी के अंदर डाल दी गई है। और ठीक है, ये बहुत पहले राष्ट्रीय सेवक संघ ने किया और जन संघी कर रहे थे और सहवाग कर रहे थे, और फिर उसके बाद इसकी ओनरशिप ले ली, सियासी तौर पर BJP ने आकर ले ली, और BJP का नया चेहरा जो है वो जाकर बना, इसका राष्ट्रीय सेवक संघ का नया चेहरा बना। मैं हमेशा कहता हूँ कि जयप्रकाश नारायण अगर कहीं अगले जहान में होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि वो तड़प रहे होंगे, उन्हें सोचा तक नहीं था कि BJP की ये शक्ल होगी। अगर उनको ये पता होगा कि BJP जो है वो आलाकार बन जाएगी इंतहा पसंद हिंदुआता का, तो फिर वो कभी भी BJP ना बनाते। वो उनके साथ, उनकी रूह के साथ बड़ा मजाक हुआ है। बहरहाल इंडिया कैद खाना है अक़लियतों के लिए और छोटे लोगों के लिए। ठीक है, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है, और ना जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान में लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से ही बात करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसीक़ कर दी गई है। लेकिन ये किस तरह का लॉकडाउन होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद में लॉकडाउन में 31 मई तक तौसीक़ कर दी गई है, लेकिन मुख्तलिफ कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 5 दिन खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है। लगारी साहब, अगर देखा जाए तो तालीमी इदारों के अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं उन्हें खुलने की इजाज़त दे दी गई है। तो ये स्मार्ट लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है, या क्या है? ये एक्सीलेंट, मार्वेलस, शानदार, ज़बरदस्त और बहुत स्मार्ट A1 किस्म का लॉकडाउन है। मतलब समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ का लॉकडाउन है। नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं है। बच्चों का तालीमी इदारे, हम कहते हैं कि चलें शुक्र है। हम बच्चे में के लिए ज़िंदगी भर ये एक बात रहेगी कि एक साल ऐसा भी आया था, इस तरह के वाक़यात याद रखे जाएंगे। हमें 65 की जंग याद है, हमें अयूब खान का इलेक्शन याद है, हमें अयूब खान की धांधली याद है, हमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना का हारना याद है। ये हमारे लिए वो अलमिये हैं जो हमें याद हैं। बच्चों को यह याद रहेगा कि हमारे तालीमी इदारे बंद हो गए थे और बहुत अरसे तक तालीमी इदारे बंद रहे थे। ये बच्चों के लिए यादगार होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कम अज़ कम हम बच्चों के ज़रिए तो ना फैलाएं, और ख़ुद बच्चे हमारे फूल जो हैं, हमारा मुस्तकबिल तो इस पर दाव पर न लगे। लेकिन बहुत अफसोस है, ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और वाकई स्मार्ट लॉकडाउन भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने
बहुत ही ख़राब किस्म का किया, और जिस तरह से अब इसको स्मार्ट का नाम दिया गया है, मैं कहता हूँ बहुत बदसूरत है। लगाई साहब, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। PSO के अलावा किसी भी तेल कंपनी के पास दस्तियाब नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने डीजल दरामद नहीं किया और खपत बढ़ गई है। हुकूमत ने क्यों दरामद नहीं किया लगाई साहब, क्या वजह है इसकी? ये तो बात हुकूमत से पूछी जानी चाहिए कि जब वो पेट्रोल की इजाज़त दे रही है, डीजल की भी दे और जब वो दे रही है इजाज़त मिट्टी के तेल कैरोसिन की दे रही है कि उसको भी मंगवाया जा सकता है, तो डीज़ल पर गाड़ियाँ चलती हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं वो बहुत ही उनको लोगों को बड़ी जो सफ़र होता है वो डीज़ल पर होता है। अच्छा। बड़ी गाड़ियाँ जो चलती हैं वो डीज़ल पर चलती हैं, और उन गाड़ियों को रोकना था और उन गाड़ियों लोगों की नकलो हरकत को रोकना था, ये शायद उन्होंने सोचा होगा। लेकिन बात ये है कि डीज़ल पर बहुत सी और गाड़ियाँ भी चलती हैं, उनने लोगों के लिए मुश्किलात ही पैदा की हैं। अगर आपको इस वक्त आर्मी मार्केट में चीज़ें सस्ती मिल रही हैं तो आप लेकर रख लेना। डीजल के भी तो आपने कहीं ना कहीं स्टोर बनाए हुए थे ना, तो अगर आपके पास वो मौजूद है ज़ख़ीरा तो लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको तो ज़ख़ीरा कर लेना चाहिए था, कीमत कम है, आप उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। सही। लगाई साहब, टॉप सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए इस्लाहात एजेंडा है। तनख्वाह में इजाफा अब कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा, और जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी अब उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर होगा। आपके ख्याल में अच्छा फैसला है ये? मैंने पिछले दिनों एक चीज़ पढ़ी है, बल्कि एक दोस्त ने बयान की कि रेट लगे हुए हैं पंजाब में, ASI की तरक्की इतने में होगी, सब इंस्पेक्टर की इतने में होगी, और टीचर का तबादला इतने पैसों में होगा, टीचर्स का तकर्रुर इतने पैसों में होगा। तो ये जो कारकर्दगी है, ये कारकर्दगी होगी असल बुनियाद तरक्की की, कि कौन कितने पैसे जमा करके ऊपर तक पहुंचा रहा है ताकि उसको तरक्की दी जाए, इसलिए कि वो काम कर रहा है। ऐसा हमारे यहाँ ये गल चुका है सिस्टम, पूरे का पूरा सिस्टम तहस नहस हो चुका है। आप कहीं जवाब नहीं हासिल कर सकते, किसी को नहीं हक पहुंचता है। मुझे इस फोरम पर हक नहीं पहुंचता है, मैं अपने दुखड़े लेकर बैठूं। लेकिन मेरे जैसे कितने लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर, मेरे बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन हम किसी जगह पर, और लोग कहते हैं कि ये जनाब बहुत पीपल्स पार्टी की हिमायत करता है, इस जगह पर इस हुकूमत में जो है यहाँ जॉब नहीं मिलती है जब तक आपके पास पैसे ना हो। यहाँ पर नज़ीर लगारी भी जॉब नहीं ले सकता है अगर उसकी जेब में पैसे नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं ले सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं हो सकता है। ये क्या तरीक़ाकार बना रहे हैं कि जनाब आप रिश्वत को ख़त्म कर रहे हैं, आप जनाब अली आप लोगों के लिए एक मेरिट बना रहे हैं। कोई मेरिट नहीं है, कोई मेरिट नहीं है। लूट मार एक मेरिट है, चोर बाजारी एक मेरिट है, जुल्म करना एक मेरिट है। यहाँ पटवारी से लेकर तहसीलदार, तहसीलदार से लेकर डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक कौन है भाई? मैंने आपको बताता हूँ, 30 साल पहले मैं 3 चीफ मिनिस्टर के साथ सफर करा था हेलीकॉप्टर पर। मैं पहुंचा वहां पर 7 में, अख्तर अली जी काजी, गौस अली शाह और गुलाम हैदर भाई, 3 थे। एक साबिक चीफ मिनिस्टर, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर और एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर, और इनके साथ था मैं। मुझे भी एक गाड़ी दी गई कि जनाब आप इसके साथ चलें। तो मैंने कहा ये किसकी गाड़ी है? उन्होंने कहा कि SSP की गाड़ी है। मैंने उससे पूछा, आगे जो SSP के साथ गार्ड बैठा था, मैंने कहा तुम्हारे साहब की कितनी है मंथली कितनी आती है? अब ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पहले की। उसने सही 30 लाख रुपए लगी बंदी जो है, 30 लाख रुपए एक महीने की मंथली। एक डिस्ट्रिक्ट की, जो डिस्ट्रिक्ट कम कमाता है, जिसमें कमाई का धंधा जो है वो सेवन का जो दरबार मज़ार है, वहाँ पर जाकर जो जिस तरह से लोगों के वो जो नजराने होते हैं उनको किस तरह से गबन किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आप जाएंगे ना करप्शन की तरफ, तो आपको करप्शन हर तरफ से नजर आएगा, देखते रह जाएंगे। यहाँ आज कौन कौन सा जिला है कितने में बिकता है, कौन सा ओहदा किस मनसब पर बिकता है, सबको पता होता है। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजाब की मैंने पहली मिसाल जो दी वो पंजाब की दी है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। डेरा गाजी खान में नौकरियां बिक रही हैं। अच्छा। एक तकर्री, एक प्राइमरी टीचर तब्दील नहीं हो सकता जब तक ऊपर तक रिश्वत ना जाए, नहीं हो सकता है। आप कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्कियां देंगे, भाई क्या कारकर्दगी होगी? जो जितना ज्यादा पैसे वसूल करेगा उतनी ज्यादा होगी। लगाई साहब, सिंध के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा परेशान हैं। 2 रोज के बाद फैसला किया जाएगा कि इम्तिहानात होने हैं या नहीं होने। लगाई साहब, क्या लगता है आपको, इनको भी प्रमोट कर देना चाहिए बगैर इम्तिहानात लिए ही, और पिछले साल की कारकर्दगी? देखिए, अफसोसनाक सूरत हाल है
एक बच्चा 9वीं में किसी भी वजह से बीमार था, माँ बीमार थी, बाप बीमार था, 2 पर्चों में, 1 पर्चे में, 3 पर्चों में, वो किसी भी वजह से रह गया। इस साल उसने लगाकर मेहनत की, दिल लगाकर मेहनत की और उसने शानदार, उसने कहा था मैं सारे पर्चे क्लियर करूंगा और मैं A1 ग्रेड लूंगा। A1 की तैयारी करके बैठा है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी आप तो फेल हो गए, पिछले साल फेल हो गए, इतना आप भी फेल हो गए। ये एक तरीका अख्तियार किया जा रहा है। उन बच्चों को आप प्रमोट करें जो पास हुए थे, जो फेल हुए उनके इम्तिहान ले लो यार। जो रह गए 2 पर्चे में, जो 3 पर्चे में रह गए, जो उनका 2 साल आप क्यों जाय कर रहे हो? अब नहीं करो उनके जाय, आप सिर्फ उन बच्चों के पर्चे लें जो बच्चे रह गए थे और जो बच्चे पास हुए थे जो सी में पास हुए उनको सी में पास करो, जो बी में पास हुए उनको बी में पास करो, जो ए में पास हुए उनको ए में पास करो, जो A+ में पास हुए उनको A+ में पास करो। तो लेकिन फेल होने वाले बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दो ना यार। अब देखते हैं ना सिंध गवर्नमेंट क्या फैसला करती है। लगाई साहब, कोरोना वायरस के खिलाफ नाकिस पॉलिसी पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ट्रंप पर शदीद तनकीद ने कहा है उनकी जो पॉलिसियां वो बिल्कुल नाकिस हैं। मैं ओबामा सिर्फ इसलिए नहीं तनकीद कर रहे हैं कि वो डेमोक्रेट हैं और रिपब्लिकन पर तनकीद कर रहे हैं, सही वाकई ऐसा हुआ है। ये इन्हतात का दौर है, ये ज़िवाल का दौर है, ये पसपाई का दौर है, ये पीछे हटने का दौर है। इस मुल्क की हम सोच रहे थे उस वक्त जब इलेक्शन नहीं हुए थे, हमने कहा था कि अमेरिका में ज़िवाल की इस इंतहा तक पहुंच चुकी है सोसाइटी कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी उम्मीदवार हैं। दूसरे ने कहा हाँ सीरियस उम्मीदवार हैं, बाद में पता चला कि वही जीत भी गए। तो जिस नारे से, जिस वजह से वो मुंतखब होकर आए हैं, तो जाहिर होता है कि सियासत इन्हतात पज़ीर है, सियासी अमल कोई अमल नहीं रहा है। और बहरहाल हो चुका है, बहरहाल ओबामा उनके पेश रो हैं और वो तनकीद कर रहे हैं, उनको हक पहुंचता है। आप देखें जो बाइडन आए हैं, जो बाइडन नहीं जीत पाएंगे, नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कि कोई खास बात हो जाए और वाकया हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप हार जाएं। डोनाल्ड ट्रंप हार कर भी हार नहीं मानेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। और जो बाइडन जो है उनको जीतने नहीं दिया जाएगा। अल गोर को नहीं जीतने दिया गया था इसलिए कि जॉर्ज बुश जूनियर जो थे उनके सामने एक एजेंडा था, सही। उन्होंने एक खेल खेलना था, 9/11 का खेल, 9/11 के बाद का खेल, अल-कायदा का खेल, अल-जवाहिरी का खेल, उसामा बिन लादेन का खेल, मुल्ला उमर का खेल, ये उसने खेलना था। और फिर इनको भी लाए थे तो खेल खेलने के लिए। ओबामा के दौर में क्या हुआ, बहार अरब हुई, वहां ट्यूनिस से लेकर और इधर चले गए शाम तक, सारे को पूरे के पूरे पूरा जो नॉर्थ अफ्रीका को लेकर और पूरे अरब के इलाकों को जो है वह बिल्कुल आग की तरह उबाल दिया गया। और वहाँ पर अब तक वहाँ शोले उठ रहे हैं आपके यमन में। ये सारे का सारा ये इन हुकूमतों की कारकर्दगी है। बहरहाल ओबामा को हक पहुँचता है कि वो तनकीद करें और जो चाहें कहें। ठीक है, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और नाज़रीन ब्रेक से जाएंगे तो बात करेंगे आज के ख़ास दिन की, क्योंकि आज माँ से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे आज के ख़ास दिन की। आज माँ से मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लगाई साहब, क्या कहेंगे आप उस हस्ती के बारे में जो कि बेलौस बेगर्ज मोहब्बत करती है, वाहिद हस्ती है जो अनकंडीशनल मोहब्बत करती है। क्या कहेंगे आप माँ के बारे में? मैं क्या कहूँ, मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं एक बार नहीं कई बार मर चुका था, लेकिन मैं अपनी माँ की वजह से जिंदा हुआ। कोई ऐसे इम्कानात नहीं थे, कोई ऐसी हालत नहीं थी, कोई ऐसी सूरत नहीं थी कि हम बच पाते। मौसमों की शिद्दतों में, शदीद बारिशों में और नुक्ताए इंजमाज से नीचे के टेम्परेचर में, मूसलाधार बारिश में, बदतरीन किस्म की बारिश में जिसमें हम सब भीग चुके हैं। अगर मेरी माँ ना होती और उनका जज्बा ना होता कि जब पूरी माचिस ही ख़त्म होती थी, आखिरी तीली और लकड़ी भी कोई सूखी नहीं थी, सब गीली हो चुकी थी, अपनी जेब उन्होंने उखेड़ कर निकाली और उसको आग लगाई। आखिरी तीली जल चुकी और उस पर आग लग गई। बस ये हुआ था कि हम बच गए थे, वरना
उस रात हम सब, मैं, मेरे वालिद, मेरा भाई, मेरी बहन थी, वो सब हम मर चुके होते। तो इस तरह की बेशुमार रातें, अब वक्त नहीं है आपके पास, आपको बहुत सी बातें करनी है। माँ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही कमाल चीज़ है। सही है, बिल्कुल, और माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। लगाई साहब, मारूफ कवाल अमजद साबरी की शहादत को जीत गए हैं 4 साल पहले। आपको याद होगा जब ये खबर मिली, बड़ी बेदर्दी से उन्हें शहीद किया गया, तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सी खबर थी और पूरी कौम रंजीदा थी। तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका सचमुच वालेहाना अकीदत और मोहब्बत के साथ लोगों ने जिस तरह जनाजे में शिरकत की है। ये नहीं कि हाँके हुए लोग नहीं थे, ज़बरदस्ती गाड़ियों में बिठा कर लाए हुए लोग नहीं थे, ज़बरदस्ती भेजे गए नहीं थे, अरेंज्ड मैनिपुलेटेड लोग नहीं थे कि जाकर लोग दिल के साथ आए थे। अमजद साबरी के जनाजे में जिस तरह से लोग शरीक हुए थे और पीर नसीरुद्दीन शाह गोलडवी के जनाजे में जिस तरह से लोग आए थे, लगता था कि बहुत बड़ा पूरा इस्लामाबाद इंसानों के सरों से भर गया था। और इसी तरह से और भी था, सलीम कादरी का था जनाजा, बहुत बड़ा था। लेकिन अमजद साबरी के जनाजे में लोगों की शिरकत से लगता है कि अल्लाह की जो बहुत ख़ास बंदे होते हैं उनके साथ लोग किस तरह मोहब्बत करें। लगाई साहब, एक और आज अफसोसनाक खबर यह है कि मारूफ शायर, एक्टर, मुसन्निफ, राइटर अतर शाह खान जैदी आज इंतकाल कर गए। लगाई साहब, उनकी शख्सियत के बारे में आप क्या कहेंगे? आप उनको पर्सनली जानते भी थे। हम एक बहुत अच्छे दोस्त से महरूम हुए। हमारे बहुत मेहरबान दोस्त थे, नुक्ता संज थे, नुक्ता फहम थे। वो कमाल के इतनी बात से बात निकालते थे और इतनी बारीकी से, इतनी नफासत के साथ, इतना सुलझाव के साथ, इतने हुस्न के साथ, इतने कमाल के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ गुफ्तगू करते थे और ऐसे जुमले लिखते थे कि हैरान हो जाए बंदा, ओहो क्या। और शेर कमाल के लिखते थे। और अगर इकबाल के मिसरों के ऊपर अपने मिसरे लगाते थे तो इकबाल के मिसरे के मैनी बदल देते थे कि जो बात कही गई थी, अगर बहुत संजीदा इकबाल ने बात की, उसको अगर मज़ा में इन्होंने बरता तो कमाल कर, बहुत ही कमाल कर दिया। और जैदी हमारे अहद का बहुत बड़ा इंसान था। वो पूरी सोसाइटी को बहुत अंदर से जानता था, रचा बसा हुआ था पाकिस्तान के पूरे वजूद के अंदर, पूरी नफ्सियात के अंदर। और फिर वो जब चीज़ें लिखते थे और जब वो इजहार करते थे, जब वो शेर लिखते थे, जब वो नस्र लिखते थे, जब वो मज़ाह लिखते थे और जब वो संजीदा चीज़ें लिखते थे, और सबसे बड़ी बात थी कि वो अपने ऊपर हंसते थे। हमेशा अपनी ज़ात को हंसी का निशाना बनाते थे कि जैदी ऐसी बातें करेगा, और मुज़म्मत अपनी करते थे और अपने आप को जाहिल साबित करने की कोशिश करते थे और इतना कमाल कर देते थे कि हम देखते थे कि ये हमें आईना दिखा रहा है, हमें बता रहा है कि तुम जाहिल हो। ये बात भी नहीं समझते। वो बहुत ही कमाल के फनकार। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लगाई साहब आज के लिए आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।